हेलो एवरीवन, मोस्ट मोस्ट वेलकम। देखिए, ये है हाफ ईयरली परीक्षा 2023 का एक पेपर है, स्वर्णिम भारत। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत जो है, इस पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। मैंने पिछला जो आपको एक पेपर सॉल्यूशन करवाया था वो था 23-24 का। आप स्वयं देख लेना कि उस पेपर में इस पेपर में से उसमें कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये जो दो पेपर में एक और पेपर आपको करवाऊंगा, अगर आप ये 3 पेपर कर लेते हैं ना, तो आपका बहुत सारा पेपर रिपीट हो जाएगा। मतलब हो सकता है शायद पूरा का पूरा पेपर ही आपको इसी में से मिल जाए। तो ये तीनों क्लासें आपको देख लेनी है और पूरी देखनी है। उसमें कुछ एक सवाल जो मैंने बताया था उसको फिर से मैं संशोधित करते हुए बताऊंगा, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसको देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारा पूरा का पूरा पेपर जो है आपका, ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में लिखने के लिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखो, प्रश्न ये लिखा हुआ, पहला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। देखो, अगर हम बात करें बच्चों, ये जो प्रश्न, वैसे तो इसका राइट आंसर तो यही है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। लेकिन एक बच्चे ने ये रात को जो कमेंट किया था वो था कि सर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं बता दूं कि इसरो से पहले इस जो संगठन था ना, वो एक समिति के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के दिशा निर्देशन में हुई थी, और वो 1962 में हुई थी। तो उसकी स्थापना नहीं पूछा है, इसरो की स्थापना पूछी है बच्चों। उसी संगठन को बाद में इसरो के रूप में संगठित किया गया, और उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, इसका ऑप्शन ब। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो, दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न भी आया हुआ था, आप समझ रहे हो ना, उस प्रश्न में रिपीट हुआ था। पहला प्रश्न भी रिपीट हुआ था, साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी उसमें रिपीट हुआ था। क्या है कि भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया। आपको याद होगा, भारत ने अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था बच्चों, भारत ने 18 मई 1974 को किया था, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ये राजस्थान के पोखरण में हुआ था, और इसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये एक गुप्त जो एक ऑपरेशन के तहत भारत ने इस परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया था, और ऐसा करने वाला भारत जो है वो विश्व का 6ठा देश बना था। भारत से पहले 5 देशों ने ये परमाणु परीक्षण किए थे, और भारत ने फिर से वापस 11 मई और 13 मई 1998 को फिर से परमाणु परीक्षण किए थे, और इसका जो नाम था वो था ऑपरेशन शक्ति। ये परीक्षण, परमाणु परीक्षण भी भारत ने पोखरण में किया था, राजस्थान के पोखरण में किया था। तो इस तरीके से भारत की जो है वो साख विश्व स्तर पर मजबूत बनी, और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो है वो बन गया। हालांकि उसके बाद भारत को बहुत सारी राजनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना, कई प्रतिबंध भी झेलने पड़े, पर भारत जो है वो अपने इस डिसीजन पर दृढ़ रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो बच्चों, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हरित क्रांति जो है, ये खाद्यान्न उत्पादन इस हरित क्रांति से बहुत तेज गति से बढ़ा था। भारत में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, और सरकार के प्रयासों से जो है वो ये शुरू हुआ था बच्चों। हरित क्रांति 1965 से 1968 के बीच में ये जो है वो अभियान शुरू हुआ था, और इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन अत्यधिक रूप से जो है वो बढ़ा था। एक्चुअली जो हरित क्रांति है ना, इसको लाने का श्रेय तो सी सुब्रमण्यम स्वामी को जाता है, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में MS स्वामीनाथन ने इनका सहयोग किया था। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। चूंकि यहाँ पे MS सुब्रमण्यम स्वामी का कहीं नाम नहीं है ऑप्शन में, तो MS स्वामीनाथन जो है ना, उनके सहयोगी के रूप में जो है उन्होंने सहयोग किया था। तो राइट आंसर रहेगा MS स्वामीनाथन। और ये हरित क्रांति जो है वो नवीन तकनीकों का प्रयोग इसमें हुआ था। खेती में नवीन तकनीकों का प्रयोग हुआ, नवीन मशीनीकरण का प्रयोग हुआ, उत्तम खाद बीज का प्रयोग हुआ, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ। तो इससे उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ गया था। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग को श्रेय का दिया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखो रिपीट हो रहे हैं एक पेपर से दूसरे पेपर में, और इस बार भी पूरी संभावना है। टोटल मैं आपको 3 पेपर अवेलेबल कराऊंगा। अगर आपने ये 3 पेपर कर लिए तो आपका पूरा का पूरा स्वर्णिम भारत का जो है पेपर है, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, ये कंप्लीटली आपको मिल जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसी प्रश्न को कुछ घुमा फिरा के दे सकते हैं। जैसे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए, हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है, ठीक है, हरित क्रांति किस क्षेत्र से रिलेटेड, ये सारी चीजें मैं आपको, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है। तो बच्चों राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब ये जो मिल्कमैन, इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति के नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। श्वेत क्रांति का मतलब होता है, जिसे ऑपरेशन फ्लड का नाम भी दिया गया है, यानी भारत में दूध की जो कमी थी, उस दूध की कमी को पूरा करना और साथ ही साथ भारत को दुग्ध उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर लाना। तो इसीलिए इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और इसी को हम जो है वो श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हरित जो दुग्ध उत्पादन की जो क्रांति थी, उसके दो नाम है, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड। तो याद रखना आपको, इसका राइट आंसर रहेगा, चौथे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा बच्चों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये जो है ना 1970 में शुरुआत हुई थी ऑपरेशन फ्लड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन से है। बच्चों ये दल बदल विरोधी कानून जो है, ये जीते हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, उनको अपनी पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जाने से रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया था, और ये कानून बना था 1985 में। इसके लिए एक संविधान संशोधन करना पड़ा था, वो था 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें कोई भी जो पार्टियां बदल लेते थे उनको सीमित करने के लिए ये कानून जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू कहते हैं संक्षिप्त में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी। देखो ये सारे प्रश्न ना, उसमें एक आधे को छोड़ करके अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं वो पिछले पेपर में रिपीट हुए थे। तो इसकी जो स्थापना है बच्चों, भारत में संसद के द्वारा इसकी स्थापना एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की थी, और ये दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो बच्चों दिल्ली में है। कई बार ये पूछा भी जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ है, तो दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। स्थापना क्यों हुई थी, तो दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी घर बैठे लोग जो है वो पत्राचार के माध्यम से यहाँ से विभिन्न प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं। आप भी अगर कोई कोर्स करना चाहें तो 12th के बाद आप इग्नू से कर सकते हैं, आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। राजस्थान में जो है वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, जो घर बैठे आपको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराती है। पत्राचार के माध्यम से आप विभिन्न कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत जो है वो किसे माना जाता है। बच्चों ऑप्शन के हिसाब से हम सैम पैत्रोदा ही इसका राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना था। अब देखो अधिनियम कब बना ये पूछा गया है, और इसे लागू करने का बच्चों नहीं पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि ये जो है ना राइट आंसर आएगा इसका, ऑप्शन है ही नहीं वैसे एक्चुअल में। राजस्थान में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2006 में, ठीक है ना, और ये जो अधिनियम बना था वो 2005 में बना था। इसका राइट आंसर रहेगा अधिनियम 2005 में बना था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा भी अपन कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत 2006 लिखना आपको, ठीक है। और राजस्थान में भी क्योंकि राजस्थान में इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, और पूछा जाता है तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। बच्चों शिक्षा का अधिकार, जिसे हम RTE राइट टू एजुकेशन कहते हैं, ये राइट टू एजुकेशन जो है वो संविधान में संशोधन करके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है। और ये अनुच्छेद 21 क या अनुच्छेद 21A भी आ सकता है परीक्षा में, याद रखेंगे। तो इसके तहत इसमें संविधान में हमारे इसमें इसको शामिल किया गया है। इसके तहत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। अब ये बच्चों का मूल अधिकार हो गया है, तो ध्यान रखना ये परीक्षा में कई बार प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो 6 वर्ष से, और इसी के तहत आपको याद होगा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो 25% एडमिशन, मतलब पहली क्लास में
जो एडमिशन हो रहे हैं, तो उसमें जितने फीस के एडमिशन हो रहे हैं उन बच्चों का 25% फ्री एडमिशन दिए जाते हैं। उनकी फीस का पुनर्भरण सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन पेरेंट्स को फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसके तहत होता है, अगर मान लो प्रश्न बनता है तो ये भी उस आरटीई कानून के तहत होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मनरेगा का प्रारंभ कब हुआ था। अब देखो ये जैसे ये प्रश्न है ना, आप देखोगे 8वां और 10वां प्रश्न। तो 8वां तो यह कि ये गारंटी अधिनियम बना कब था, तो 2005 में बना था, और ये शुभारंभ कब हुआ था, तो 2006 में इसका शुभारंभ हुआ था। ऐसे दोनों प्रश्न इस प्रकार आए। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अब देखो इसको हटा दिया गया है अभी इस अनुच्छेद को, क्योंकि उसके तहत राज्य को विशेष दर्जा था, तो वो था अनुच्छेद 370, और अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो बच्चों भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसे डुरंड रेखा कहते हैं। और भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा है उसे पेम्बरटन रेखा के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, भारत और चीन मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान डुरंड रेखा, और भारत और म्यांमार पेम्बरटन रेखा। नेक्स्ट अब अगला प्रश्न है बच्चों कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो एक टॉमलिंसन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है वो इसका आविष्कार किया। वैसे एक भारतीय अयप्पन करके कोई है, उनका नाम भी आता है इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा को भारत में सन में शामिल किया गया। देखो बच्चों गोवा जो है ना वो आज़ादी के साथ ही भारत में शामिल नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद, क्योंकि देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा 1961 तक पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में था। गोवा, दमन, दीव ये पुर्तगाल के अधिकार में थे। तो यहाँ पर जो है ना 1961 में सरकार ने जो है वो 19 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन करके, हमारे सेना ने, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, है ना, जिसको जीता था, तो ऐसे ऑपरेशन विजय करके इसे शामिल किया गया था। और गोवा को तो याद रखना 1961 में भारत में शामिल किया। उससे पहले ये पुर्तगाल का उपनिवेश था, और भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था सेना ने, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा राज्य कब बना था, 1987 में बना था, 1987। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षेस का सचिवालय स्थित है। अब देखो ये प्रश्न पिछले पेपर में भी आया था। तो दक्षेस जो है ना, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण एशियाई 8 राष्ट्रों का एक आर्थिक और भू राजनीतिक संगठन है। और इसका सचिवालय यानी मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। बच्चों महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य थे विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, और ये भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई थी। इसमें भूमि का दान, मतलब जिनके पास ज़्यादा भूमि थी उनसे लेकर के गरीबों को, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको दी जाती थी। तो इसे भूदान आंदोलन कहते हैं। और ये 1951 में शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत जो है वो तेलंगाना से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो तेलंगाना से हुई थी। नेक्स्ट है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम का ईस्वी में लागू हुआ। तो बच्चों सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण सन में हुआ था। तो इसका प्रक्षेपण जो है बच्चों 1975 में हुआ था। 1975 में सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केंद्र से सोवियत संघ के रॉकेट के द्वारा ही इसका प्रक्षेपण किया गया था। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञानी थे, तो उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था आर्यभट्ट। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी था, मानव रहित, ये प्रक्षेपण मानव रहित उपग्रह था, और इसको सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से, उसके रॉकेट से ही इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, देखो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। मैं इसमें पहला है कि बार्क क्या है। बच्चों बार्क का इसकी फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। ये मतलब परमाणु, भारत के परमाणु क्षेत्र में काम करता है।
है ना। तो ये भारत का पूर्व नाम है भारतीय परमाणु अनुसंधान संगठन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और फिर है कि श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है, तो अभी हमने देखा था ना ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए या भारत को दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान, विश्व स्तर पर प्रथम स्थान दिलाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था या श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। और वर्गीस कुरियन जो हैं वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो बच्चों ये हमने किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको हम आप चाहो आप कहोगे तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। फटाक से मैं बता देता हूँ। एक बार लिखा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, सूचना आवेदन को आवेदन शुल्क कितना और किस रूप में देना पड़ता है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत बालक को कौन सी शिक्षा का अधिकार है, गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए, 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच है, मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति, कावेरी नदी जल विवाद, सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, मनरेगा के बारे में, पंचशील सिद्धांत, ऑपरेशन फ्लड, उसके बाद स्वच्छ भारत और भारत की विदेश नीति, उसके बाद बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक लेख लिखिए, अथवा आरटी अधिनियम 2009 पर के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों के दायित्वों का विवेचन कीजिए। तो ये था हमारा पेपर। इसके अलावा एक और पेपर आपको मिलेगा। ये 3 पेपर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने पढ़ लिए तो आपका ये जो पेपर आएगा परीक्षा में कंप्लीट इसी में से मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये पेपर? अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को मित्रों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।